Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था जो हमारा टॉपिक था माइनिंग और अर्थात जिसकी हिंदी खनन होता है। उसमें हमने जानने का प्रयास किया था जो खनन की विधियां थी, जिसमें दो तरह की थी, भूमिगत खनन और विवृत खनन। इसके बाद से खनन का प्रभाव हमने पढ़ा था, जिसमें सकारात्मक, नकारात्मक और ध्वनि और वायु प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा था। सो फ्रेंड, अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है वनों की कटाई तथा इसके प्रभाव। जो हमारा ये चल रहा है इंट्रोडक्शन चैप्टर जो EEDM का, अब इस टॉपिक में हमने चुना है जो पढ़ने के लिए वनों की कटाई तथा इसके प्रभाव। तो फ्रेंड्स, वनों की कटाई तथा इसके प्रभाव की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि वन किसी भी देश के पर्यावरण के प्रमुख अंग तथा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा होते हैं। वन किसी भी देश का एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक अंग है, प्रकृति का एक सबसे बड़ा संसाधन के रूप में जाना जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के खाद्य तथा ईंधन की आवश्यकता की पूरा करने के लिए वनों की कटाई की जाती है। उद्योग धंधे हेतु, सड़क निर्माण हेतु, आवास हेतु, कृषि हेतु, चारण हेतु, बांध बनाने हेतु, विद्युत परियोजना हेतु वनों की कटाई की जाती है। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मनुष्य धड़ल्ले से वनों की कटाई करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। और इस तरीके से कह रहा है कि इस ईंधन की पूर्ति हेतु लगभग 135 मिलियन टन लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। ये थी, इस तरीके से मतलब माना जा सकता है, जिसकी मात्रा दिन प्रतिदिन जारी है। और इस तरीके से कह रहा है कि 42.45% काष्ठ का प्रयोग उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये जो वन है हमारे ऐसे संसाधन के रूप में है जिसका हम बहुत ही बड़े पैमाने पे दोहन हमने करके रखा है। हमारे देश में वन नष्ट होने की दर लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष है। इस तरीके से प्रत्येक साल इतना हमारा वन क्या हो रहा है, विनष्टि के कारण पे नष्ट कर दिया जा रहा है। उसको खेतों में परिवर्तित कर दिया, फैक्ट्रियों में परिवर्तित कर दिया जा रहा है। कह रहा वनों के नष्ट होने से मृदा अपरदन, जब वनों की कटाई कर दी जाती है तो वनों के कटाई होने से मृदा अपरदन, बाढ़ का आना, अकाल पड़ना, सूखा आदि की प्राकृतिक आपदाओं का मतलब कह सकते हैं कि एकदम आने का सिलसिला बना रहता है। भारत में वनस्पति आवरण 1% जो मृदा प्रति वर्ष की दर से आवृत होती रही है। और इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लिखा है ब्रूबेकर के अनुसार, अगर हम देखते हैं वनों के संदर्भ में इनका जो आंकड़ा कहता है कुछ इस तरीके से, फ्रेंड्स आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर वो कहते हैं ब्रूबेकर कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखने का हम प्रयास ये कर रहे हैं कि ब्रूबेकर एक जो हमारे कह सकते हैं कि एक विचारक है, उनका एक स्टेटमेंट है पूरे विश्व के संदर्भ में वनों के क्षेत्र में। वो ये कहते हैं कि इनके अनुसार सन 1900 में 7,000 मिलियन हेक्टेयर पर वन था। विश्व के पूरे 7,000 हेक्टेयर पर वन क्षेत्र था, जो धीरे धीरे घट करके 1995 में लगभग कितना 2,800 मिलियन हेक्टेयर रह गया था। बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है 2000 ईस्वी में इनकी संख्या घट करके और कितना हो गया 2,300 मात्र रह गया। अर्थात इस तरीके से अगर देखते हैं वनों के क्षेत्र में जो हरासमेंट इस तरीके से आएगा, इसी तरीके से होता रहा तो एक दिन ऐसा मोमेंट आ जाएगा कि कहीं पे कुछ हरा नाम की वनस्पतियाँ नाम की चीज़ नहीं रहेंगी। 1900 से लेकर के जो हमारा क्या 7,000 से लेकर के सीधे घट करके आज कितना है 2300 मिलियन हेक्टेयर पे पूरे विश्व में वन रह गया। केंद्रीय वन आयोग एक कह रहा है यहाँ पे, केंद्रीय वन आयोग के अनुसार भारत वर्ष में 75 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र था। 75 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र था, लेकिन आज ये भी आंकड़े
कुछ कम हो गए हैं। आहार एवं कृषि संगठन जैसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पे लिखा है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसका भी अपना एक आंकड़ा आया था। उस आंकड़ा के अनुसार अगर देखें, यदि वनों की कटाई इसी गति से रही, इनका एक आंकड़ा आता है, वो कहते हैं कि 1983 के अनुसार भारत में 1982 और 90 के बीच में लगभग 1.44 मिलियन हेक्टेयर वन की कटाई हुई। अर्थात वनों की संख्या कुछ वैसे ही कम थी, लेकिन 1982 से 90 के बीच में अर्थात 8 सालों में 1.44 मिलियन हेक्टेयर वन की कटाई हुई। कह रहा है यदि वनों की कटाई इसी गति से होती रही तो बचे हुए उष्णकटिबंधीय वनों में मतलब शताब्दी के भीतर ही ये वन क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। इस तरीके से वनों के आंकड़े की मतलब भयावह आंकड़े ऐसे बता रहे हैं कि आने वाला जो फ्यूचर होगा, जो भविष्य होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए सटीक नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आगे वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस पेज पे हम चर्चा करने वाले हैं कि जो अभी हमने इस हेडिंग के तहत चर्चा किया, वनों की कटाई तथा इसके प्रभाव। हमने यहाँ पे पढ़ा क्या प्रभाव रहा और किस तरीके से वनों का दिन प्रतिदिन दोहन किया गया। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे, हेडिंग देख रहे हैं वनों की कटाई के कारण जो वन हमारे थे, मतलब जो वनों का इस तरह से हमारे इस भूभाग पे मतलब एक अंबार के रूप में था, दिन प्रतिदिन अगर कटाई हुआ तो उस कटाई के पीछे कारण क्या था, मकसद क्या था लोगों का काटने का, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला यहाँ पे चर्चा हम करते हैं इस हेडिंग के तहत कृषि का विस्तार। अर्थात जनसंख्या जब धीरे धीरे बढ़ा तो भोजन की जरूरत पड़ी, और लोगों को जब भोजन की जरूरत पड़ी तो जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का तो लोगों ने उपयोग किया, लेकिन जब कमी महसूस हुआ तो लोगों ने सबसे पहले वनों को काटा और वनों को काट करके भूमि को क्या किया, कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए लोगों ने प्रयास किया। दूसरा यहाँ पे क्या रहा फ्रेंड्स, मानव की गतिविधि मतलब मानव की गतिविधि के कारण भी क्या हो गया, वनों की कटाई की गई। और मानव की गतिविधि क्या था, मानव की सबसे बड़ी गतिविधि यहाँ पे क्या रहा, जैसे खनन है, खुदाई है, सिंचाई है, फिर कह सकते हैं वनों में आग का लगना है, वनों से मतलब कीमती लकड़ियों को निकालना है। तमाम तरीके के मानव की जो गतिविधि की बात करते हैं, मानव की आवश्यकताएं जब जब हुई, जिसको जैसे भी लगा वैसे वैसे वनों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते चले गए। वजह परिणाम स्वरूप ये निकला कि वनों का बड़े पैमानों पे दोहन करके वनों के क्षेत्र को साफ करके अपनी अपनी आवश्यकताओं की लोगों ने पूर्ति कर डाली। लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि प्रकृति का ये सामंजस्य जो वनों से होता है वो कितना बड़ा ह्रास होता है। तो अपनी आवश्यकता की गतिविधि के कारण, जैसे खनन हो गया, खुदाई के कारण लोगों ने क्या किया, वनों का काट डाला, कटाई कर डाली। फ्रेंड्स यहाँ पे जो तीसरा यहाँ पे हेडिंग लिखा है, वन उत्पादों का अत्यधिक व्यावसायिक उपयोग। मतलब कह रहा वन उत्पादों का अत्यधिक व्यावसायिक उपयोग। अर्थात एक कारण कहीं कहीं ये भी बनता है, जो वन के हमारे उत्पाद थे अत्यधिक व्यवसायिक कारण तो समझ रहे होंगे, जितने भी आज व्यवसाय होते हैं, अगर कहीं भी अगर लकड़ी की जरूरत पड़ती तो धड़ल्ले से लकड़ी का हम प्रयोग कर लेते हैं, और उसके लिए मतलब वन हैं, वनों से लकड़ी को काट करके हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर पुनः हम वनों को नहीं लगाते हैं। फ्रेंड्स आगे यहाँ पे कह रहा है, जो चौथा हमारा हेडिंग है उसमें लिखा है, देख रहे होंगे, जो चौथा कारण है औद्योगिकीकरण। अर्थात वनों की कटाई के पीछे एक कारण ये भी है कि मानव ने जब कल पुर्जों का जमाना आया, उसमें अनेक प्रकार की मशीनें आई, तो उसमें बड़े पैमाने पे कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी। अगर ऐसी कहीं पे ज़रूरत पड़ी है लकड़ी उद्योग धंधे में, तो सबसे पहले मानव ने वन को ही सेलेक्ट किया, और वन को सेलेक्ट करके बड़े पैमाने पे इसका क्या किया, काटने पीटने का कार्य किया। और इस तरह से मतलब औद्योगिक में जितने भी वन लकड़ी की जरूरत पड़ी, लोग वन से उसको क्या किए, प्राप्त किया और उसको बड़े पैमाने पे कटाई किया। ये कारण ये भी बनता है। फ्रेंड्स अगला जो हमारा हेडिंग है यहाँ पे देख रहे होंगे, कह रहा है जो पांचवा हेडिंग के रूप में मानव तथा मवेशियों की जनसंख्या में वृद्धि। अर्थात ये रीजन बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होता है, खास करके भारत के दृष्टिकोण से। मतलब मानव तथा मवेशियों की जनसंख्या में वृद्धि, अर्थात मानव की और जब मवेशी अर्थात पशुओं की जब संख्या बढ़ी तो मानव सीधे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सीधे वन की तरफ भागा, और वन से लेकर के खाने पीने से लेकर के अपने कह सकते हैं कि रहने
घर मकान बनाने तक की सारी चीज़ें उन्होंने जंगल से ही प्राप्त करने। अगर लकड़ी की ज़रूरत पड़ी तो जंगल, अगर ईंधन की ज़रूरत पड़ी तो जंगल, प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति, अगर पशु को चराना था तो जंगल। तो इस तरीके से मानव कहीं न कहीं सारा जो हमारा उपहार के रूप में जो वन मिला था, सीधे उसका उपयोग किया और बढ़ती इन दोनों की जनसंख्या ने वन के क्षेत्रफल को करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इस वीडियो में जो हमारा 6वां हेडिंग है। 6वें हेडिंग के तहत कह रहा है मवेशियों का चराना। मवेशियों के चराने से संदर्भ, अभी देखिए यहाँ पे ऊपर वाली हेडिंग में बात किया मवेशियों का जनसंख्या में वृद्धि। स्वाभाविक सी बात है, जब मवेशियों की जनसंख्या में वृद्धि होगा तो उनको खाने पीने की जरूरत पड़ेगी और मनुष्य सीधे क्या किया, जो उन मवेशियों को जंगल में ले गया और जंगल में ले जा करके छोड़ दिया। और इस तरीके से जो छोटे छोटे वनस्पतियाँ थीं, जो पौधे थे, जो पशुएं थे, उनको क्या करे, छोटे पर ही उसको नेस्तनाबूद काट डालते थे। और इस तरीके से कहीं न कहीं जो छोटे पौधे थे उनको छोटे पे ही उनको क्या कर दिया, मसल दिया गया, पशुओं के द्वारा खा लिया गया, काट दिया गया, मतलब उसको रौंद दिया गया, जिसके कारण छोटे पौधे कभी बड़े नहीं हो पाए। बड़े पैमाने पे काम किया गया जब पशुओं की संख्या बढ़ी तब। 7वीं हेडिंग के तहत हम चर्चा करना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है जनसाधारण में वन संरक्षण चेतना का अभाव। ये भी कहीं कहीं कारण ये है कि मतलब यदि हम वनों की संरक्षण की, वनों के जनसाधारण में वनों के संरक्षण को लेकर के यदि हम चर्चा करें, यदि उनको इसके महत्व को बताएं, यदि उसके मतलब उसको जागरूक करें वनों के प्रति, तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि जो वनों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है वो कटाई होने से बच सकती है। तो कहीं न कहीं वनों का जो बड़े पैमाने पे कटाई हुआ उसके पीछे लोग उसके संरक्षण से अनजान थे, सचेत नहीं थे, ये सारे कारण थे मतलब वनों की कटाई के पीछे। तो ये मतलब जानकारी के अभाव में लोगों ने धड़ल्ले से काट डाला, लेकिन कभी उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसके कह सकते हैं बेनिफिट के बारे में नहीं सोचा। बस जैसे जरूरत पड़ा उसे कर गया, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं। जो 8वां हेडिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है शहरीकरण। आज प्रत्येक मानव अपने जीवन को जीने के लिए शहर की तरफ भाग रहा है। तो कहीं न कहीं अगर ज़रूरत पड़ी शहरों में, जिस भी प्रकार का जब शहरीकरण हुआ तो उसमें नाना प्रकार की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी, जो मानव सीधे जंगल से ले करके आया, उसका उपभोग कर डाला, लेकिन कभी एक भी पेड़ लगाने का प्रयास नहीं किया। तो शहरीकरण में से तात्पर्य ये नहीं है कि जंगल को काट के शहर बना दिया। शहरीकरण से तात्पर्य यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब शहर को बनाया गया तो उसमें तमाम सारी ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं जो लकड़ी की, वो सारा लकड़ी का जो हम क्या करते हैं, हम जंगल को काट करके क्या करते हैं, उसके ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो नंबर है यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे, उसमें 9वां हेडिंग है पहाड़ों पर सड़कों का निर्माण। अर्थात बड़े पैमाने पे वनों की कटाई की गई। अर्थात जब मनुष्य जागरूक हुआ, थोड़ा सा इसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ी, तो सोचा कि पहाड़ों पर भी अब रहना शुरू कर दिया। जब मनुष्य पहाड़ों पर रहना प्रारंभ कर दिया तो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी जंगल थे उसको काट करके सड़क का निर्माण किया। वजह फलस्वरूप ये हुआ कि मानव आज पहाड़ पर भी वनस्पतियों को नहीं छोड़ा और वहाँ से उसको काट करके खत्म कर। तो ये सारे हमारे जितने 9 पॉइंट्स थे, प्रत्येक 9 पॉइंट को लेकर के यहाँ पे क्या है जो बताने का प्रयास किया गया है। इन कारणों से वनों की कटाई बड़े पैमाने पर की गई, जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन मनुष्य ने बड़े धड़ल्ले से किया। और आज के वर्तमान समय में भी ये प्रक्रिया रुकी नहीं है और दिन प्रतिदिन ये प्रक्रिया चल रही है। तो फ्रेंड इस पेज पे हम वनों के हानियां की बात करेंगे। जो वनों के बड़े पैमाने पे मनुष्य ने काटा, उसके मनुष्य के काटने से वनों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो हानि हुई, जो प्रभाव था वो हानि के रूप में परिलक्षित हुई। और वो जो हानि थी कुछ यूँ था कि हानि के भी 2 पहलू निकल करके सामने आए। एक तो हमारा प्रत्यक्ष लाभ था और एक हमारा क्या था, अप्रत्यक्ष लाभ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये देखने का प्रयास करेंगे जो हमारी हानियाँ हुई वन को काटने से, जो हमारा प्रत्यक्ष हानि था, डायरेक्ट जो मुझे ये दिखाई दे रहा था, वो हमारा क्या था। पहला हमारा था, यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय आय में कमी। जब मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वनों की कटाई बड़े धड़ल्ले से किया, तो इस तरीके से हमारा जो राष्ट्रीय आय था उस राष्ट्रीय आय में कमी आई। तो ये तो मतलब कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम दूसरा देखते हैं कि मनुष्य ने जब जब पहाड़ों पे रास्ता बनाना प्रारंभ किया तो वहाँ पे अपर्दन हुआ। और जब अपर्दन हुआ तो बड़े बड़े भूखंड वहाँ से क्या हुए, भूस्खलन हुआ। अर्थात वहाँ पे
जो बड़े बड़े चट्टान थे जो पहाड़ पे, वो क्या किए, वनों को काटा गया तो उस पे सीधे वो क्या किए, हिमस्खलन हुआ, अर्थात वहाँ से गिर आए और वह बड़े पैमाने पे पहाड़ों को भी आज क्या कर दिया गया, मतलब घसीट करके छोटा कर दिया गया। फिर तीसरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो वनों की कटाई का जो ये देखा जा सकता है, जितने भी हमारे यहाँ हिमस्खलन है तो हम देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय में तो हम इसको परिलक्षित कर सकते हैं। न कह रहा है मृदा जल स्तर का नीचे हो जाना, मृदा जल का जब बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होगी तो निश्चित रूप में ये पता है कि किसी भी जगह पे अगर बारिश होती है तो वन का बहुत बड़ा योगदान होता है, अर्थात बड़े पैमाने पर जब वनों को काटा गया तो जहाँ पे पानी बारिश होने के योग्य जो भूमि थी, वनों की कटाई जब कर दी गई तो वहाँ पे पानी, बारिश हुआ ही नहीं, वर्षा हुई नहीं, जिसके कारण पता चला कि वहाँ का जो वाटर लेवल है और वो नीचे चला गया। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि चारागाह समाप्त, अर्थात ये प्रत्यक्ष हानि के पीछे हम चर्चा कर रहे हैं वनों की कटाई में। जब वनों की कटाई बड़े पैमाने पे किया गया तो जो मनुष्यों ने मवेशियों की संख्या बढ़ाया तो चारागाह भी समाप्त हो गए, अर्थात मानव ने सीधे क्या किया, जब वन को काटा, वन को काटने के बाद जो भूभाग था उसको खेत बना करके उसमें क्या किया, अनाज बोने लगा। इस तरीके से पशुओं को चराने के लिए जो हमारा क्या था, पशुचारण था, वो स्थान भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। फ्रेंड्स अगला हम पांचवी हेडिंग की हम बात करते हैं, ईंधन की आपूर्ति वन, अर्थात वनों का इतना बड़े पैमाने पे कटाई किया गया कि जो मनुष्य जलौनी जिसे कहते हैं वहाँ से लकड़ी लेकर के आता था और भोजन बनाता था, और इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पे इसकी कटाई की गई कि पता चला कि ईंधन की आपूर्ति भी बंद हुई, अर्थात अब वनों से जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए भी ईंधन अर्थात लकड़ी के रूप में भी अब नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पे छठवां कह रहा है, इमारती लकड़ी में कमी। फ्रेंड्स दिन प्रतिदिन मानव जो है उसको दोहन करने पे लगा, कटाई करने पे लगा, वृक्ष लगा ही नहीं रहा, तो निश्चित रूप में एक ऐसा मोमेंट आया कि आज जो लकड़ी है लोहे की कीमत से भी अधिक है, जबकि इसको हम धरातल के ऊपर कर होता है फिर भी ये महंगा है, लेकिन जो लोहा होता है आज लकड़ी के मुकाबले क्या है, सस्ता है। तो कहीं न कहीं इस तरीके से हम देखते हैं इमारती लकड़ियों की भी आज क्या है, कमी आई है। इसके पीछे रीजन से धड़ल्ले से कटाई, जो वृक्ष नहीं लगाते लेकिन धड़ल्ले से वनों की कटाई करते हैं। फ्रेंड्स आगे यहाँ देखते हैं लाइन में जो लिखा है, जैव विविधता नष्ट, अर्थात अभी हमने पिछले ही मतलब कई पेजों पे ऐसा पढ़ा कि जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात जैव विविधता का मैक्सिमम जो भाग होता है वो वन के क्षेत्रों में ही पाया जाता है, और जब से मनुष्य दिन प्रतिदिन वन की कटाई किया है तो जैव विविधता में भी विषमता है, अर्थात जैव विविधता भी आज क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच में अर्थात वनस्पतियों के बीच में जो सामंजस्य हो क्या हो रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है, डिसमिस हो जा रहा है। और इस तरीके से देखते हैं प्राकृतिक जो संतुलन बनना चाहिए जैव विविधता के कारण ही बनता है। जब जैव विविधता में वनस्पतियां ही नहीं रहेंगी तो जैव विविधता सही तरीके से सार्थक नहीं हो पाएगा। आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं जो 7वें नंबर पे हम बात करते हैं, जो वन हमारे कह सकते हैं सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं, एक डॉक्टर के रूप में तो कोई भी इसमें, एक कह सकते हैं बाजार के रूप में तो कोई नहीं, कोई अतियुक्त नहीं होगा। जैसे कहा वनों से हमें क्या मिलता है, मोम मिलता है, कत्था मिलता है, लाख मिलता है, गोंद मिलता है, शहद मिलता है, और तमाम ऐसी सारी चीज़ें जो गौड़ है, जड़ी जो कह सकते हैं, तमाम ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें जिसे हमें वनों से प्राप्त होता है, और वन सीधे उपज देता है लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं लेता है। लेकिन हम मानव काट लेते हैं, उसको उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बदले में पुनः उस वनस्पति को लगाने का प्रयास हम नहीं करते। आगे की लाइन में देखते हैं फ्रेंड, 9वां जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो क्या है, जड़ी बूटियों का क्या कहते हैं, विनष्ट। जैसे कि भारत के बारे में अगर हम जानते हैं तो भारत क्या है, आयुर्वेद के बारे में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक अपना महारत हासिल करवाने वाला, और भारत में जो क्या है, जड़ी बूटियों के माध्यम से ही क्या है, इलाज होता रहा। और इस तरीके से भारत का जो डॉक्टरी कह सकते हैं, चिकित्सा जो है वो जड़ी बूटियों का सबसे नंबर 1 माना जाता है। और यहाँ के अगर आप वेद पढ़ें तो उस वेदों में भी कहीं न कहीं क्या है, इस जड़ी बूटी का जिक्र किया जाता है। तो आज दिन प्रतिदिन मानव ने क्या किया, जड़ी बूटियों को भी समाप्त कर डाला। फिर 9वीं 10वीं की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध न होना, अर्थात मानव जिस दोहन से, जिस दर से
इसका दोहन करने का प्रयास किया है। इससे यही बोध होता है कि मानव ने बड़े पैमाने पर चल करके क्या किया, इतना दोहन किया कि आज के वर्तमान समय में फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, उद्योग को चलाने के लिए बड़े पैमाने पे जो कटाई की गई, उससे ये रिजल्ट मिला कि आज कच्चा माल भी फैक्ट्रियों को नहीं प्राप्त हो पा रहा, जो हमारा वन से ही होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष लाभ हम इन सारी चीज़ों से देख सकते हैं, जिसके कारण ये सारी मतलब हानियाँ हमें प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे हाँ फ्रेंड्स, तो पिछले पेज पे हमने देखा जो वनों की कटाई से होने वाली जो हानि थी वो प्रत्यक्ष हानि थी। अब यहाँ पे हेडिंग जो हमारा है उसी पहलू का एक दूसरा हमारा क्या कर सकते हैं, एक दूसरा मोमेंट है यहाँ पे, वनों की कटाई से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ। वहाँ पे हमने चर्चा किया प्रत्यक्ष लाभ जो मानव अपने आंखों से देख सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो इनडायरेक्ट रूप में जो हमारा हानि होता है, जो मानव को एक दीर्घकालिक समय के बाद ये अंतर नजर आता है, उसका भी प्रभाव बड़े पैमाने पर पड़ा है, जो मानव समझने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान देने वाली बात है मरुस्थल प्रसार, अर्थात वनों की कटाई से जब दिन प्रतिदिन हमारा वनों की कटाई होगा तो फ्रेंड्स कहीं न कहीं ऐसा होगा कि एक बड़े पैमाने पर हम क्या कर देंगे, मरुस्थल जो अपनी उपजाऊ भूमि है उसको मरुस्थल में परिवर्तन करने में हम कोई कोर कसर छोड़ने में नहीं। जो दूसरा हमारा पॉइंट है यहाँ पे कह रहा है मृदा अपर्दन में वृद्धि, अर्थात मृदा अपर्दन में वृद्धि मतलब अपर्दन, अभी एक चैप्टर लेकर के आएंगे फ्रेंड्स, उसमें मृदा अपर्दन की बात हम करेंगे उसमें। तो कह रहा है जब पेड़ नहीं होंगे तो निश्चित रूप में जब उसमें बड़े पैमाने पे जो मिट्टियाँ होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पानी के साथ हवा के साथ बह करके चली जाती हैं, अर्थात जब वन में जब वनस्पतियाँ नहीं रहेंगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे जितने भी हमारी उपजाऊ मिट्टी हैं वो हवाओं के माध्यम से जलों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएंगी। ये हमारा इनडायरेक्ट होता है जो दिखाई नहीं देता है। जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे जो हमारा प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन, अर्थात ये वे परिवर्तन होते हैं, अर्थात वनों के काटने से मतलब जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं, जो जैसे बारिश को लेकर के पुनः कह सकते हैं, जलवायु को लेकर के फिर कह सकते हैं कि तमाम ऐसे मोमेंट हैं, तापमान को लेकर के इससे परिवर्तन होता है। ये हमको क्या होता है, एक दीर्घकालिक परिवर्तन के बाद मुझे नजर आता है। फिर यहाँ फ्रेंड्स कह रहा है CO2 में वृद्धि, अर्थात जब मनुष्य वृक्ष को काट डालेगा तो वृक्ष एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि मानव जीवन का एक कह सकते हैं मित्र के रूप में है। जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं उसे एब्जॉर्ब करके पुनः CO2 देता है। तो इस तरीके से जो एक क्रम चलता है O2 और CO2 वाला एक क्रम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो निश्चित रूप में जो धरातल पर बचेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस बचेगी, जो मानव को मजबूरन होकर के एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और इस तरीके से मानव अपने अस्तित्व को खो देगा। पांचवें पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा है बाढ़ नियंत्रण संभव नहीं है। जिस तरीके से वनों की कटाई हो रही है इसी तरीके से वनों की कटाई है तो निश्चित रूप में जो बाढ़ की दिन प्रतिदिन समस्या आ रही है, बाढ़ संभव नहीं है कि उसे रोका जा सकता, क्योंकि वृक्ष नहीं होंगे तो निश्चित रूप में मिट्टी के बंधन कमजोर होंगे और बड़े बड़े बांध जो बनाए जाते हैं उनकी जो पौधे की जो जड़ होती है उसको गहराई तक जाकर उसे रोकते हैं। जब वृक्ष नहीं होंगे तो निश्चित रूप में कैसा मोमेंट आएगा कि मतलब बांध न होने की वजह से बाढ़ आने की भी संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बांध टूट जाएंगे तो इस तरीके से बाढ़ आने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स